Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is GIT फ्रॉम फर्स्ट एड स्टेप वन। स्टार्ट करते हैं GIT की एम्ब्रियोलॉजी से। तो जो GIT होती है वो फोर गट, मिड गट, हाइंड गट से बनती होती है। कैसे? जो आपने GIT के एम्ब्रियोलॉजी को समझने के लिए आपने GIT के कुछ पार्ट्स कर लेने हैं, इसोफेगस से लेकर अपर डोडिनम। अपर डोडिनम का क्या मतलब है? अपर डोडिनम का मतलब है डोडिनम के जो पहले दो पार्ट्स होते हैं, स्पेसिफिकली सेकंड पार्ट के अंदर बाइल डक्ट की ओपनिंग होती है। तो इसोफेगस से लेकर अपर डोडिनम या पहले डोडिनम के दोनों पार्ट्स तक ये जो होते हैं फोर गट से बनता है। मिड गट लोअर डोडिनम यानी थर्ड और फोर्थ पार्ट ऑफ डोडिनम से लेकर प्रोक्सिमल 2/3 और ट्रांसवर्स कोलोन तक जाता होता है। डिस्टल 1/3 और ट्रांसवर्स कोलोन से लेकर एनल कैनाल अबव द पेक्टिनेट लाइन, क्योंकि जो लोअर द पेक्टिनेट लाइन होगा वो कहाँ से निकलेगा, इसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देना है। जिसकी वजह से इनकी एपिथेलियम, इनकी नर्व सप्लाई, इनकी ब्लड सप्लाई, इनका जो इनर्वेशन होता है, सब कुछ डेरिवेटिव सब कुछ चेंज हो जाते हैं। तो फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, और जो हाइंड गट होती है ये पेक्टिनेट लाइन से ऊपर ऊपर एनल कैनाल को बनाती है। और जो मिड गट की डेवलपमेंट होती है यहाँ पर कुछ हर्निएशन होती है, यानी ऐसा होता है कि जो एब्डोमिनल कैविटी रिलेटिवली छोटी होती है लेकिन एब्डोमिनल बिस्तर ग्रो कर रहे होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल अम्बलाइकल हर्निया किस वीक पे होगा? 6th वीक पे होगा और अम्बलाइकल रिंग के थ्रू होगा। यानी अम्बलाइकल रिंग के थ्रू जो इंटेस्टाइन होती है ये अम्बलाइकल कॉर्ड में आ जाती है 6ठे हफ्ते पर, लेकिन वापस चली जाती है 10वें हफ्ते पर। और 10वें हफ्ते पर जब वो वापस जा रही होती है तो ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के अराउंड रोटेट करती है। टोटल 270 डिग्री की काउंटर क्लॉकवाइज होती है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज इसको रट्टा मार लेना। अगर ये वापस ना जा पाए एब्डोमिनल कैविटी में 10th वीक पे तो उसकी वजह से क्या होगा? ओम्फैलोसील हो जाएगा, जो कि वेंट्रल वाल डिफेक्ट के अंदर आता होता है। ठीक हो गया? तो जो वेंट्रल वाल डिफेक्ट है, वेंट्रल वाल डिफेक्ट के क्या क्यों होते हैं? ड्यू टू फेलियर ऑफ रोस्ट्रल फोल्ड क्लोयर। रोस्ट्रल फोल्ड क्लोयर की वजह से आपको देखने को मिलते हैं। लाइक अगर स्टर्नम का जो डिफेक्ट है, यानी दो स्टर्नम के हाफ्स होते हैं वो फ्यूज़ नहीं कर पाए। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा? हार्ट अनकवर होगा स्टर्नम से, इसको एक्टोपिया कॉर्टिस बोलते हैं। या लैटरल फोल्ड क्लोयर। ओके, एब्डोमिनल कैविटी में लैटरल फोल्ड क्लोयर का मसला है तो उसकी वजह से क्या होगा? ओके, उसकी वजह से ओम्फैलोसील या गैस्ट्रोशाइसिस होगा। यानी रोस्ट्रल के अंदर या रोस्ट्रल सुपीरियर को बोलते हैं, तो उसमें स्टर्नम आ जाएगा, लैटरल में ओम्फैलोसील और गैस्ट्रोशाइसिस आ जाएगा, और कॉर्डल फोल्ड क्लोयर के अंदर आपका ब्लैडर एक्स्ट्रोफी आ जाएगा। अब इन सब में जो कंटेंट होते हैं वो विजिबल होती है, बाहर पड़े हुए होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गैस्ट्रोशाइसिस और ओम्फैलोसील में। इनमें डिफरेंस आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। गैस्ट्रोशाइसिस में क्या होता है? कंटेंट ऐसे ही विजिबली पड़े होते हैं, पेरिटोनियम से कवर नहीं होते, जबकि ओम्फैलोसील में पेरिटोनियम से कवर होती है। अगर एब्डोमिनल कंटेंट पेरिटोनियम से भी कवर हो और इसके अलावा स्किन से भी कवर हो तब इसको क्या बोलेंगे? इसको हम सिंपल हर्निया वगैरह कह देते हैं। ओके, जबकि ओम्फैलोसील भी हर्निएशन की वजह से होता है, परसिस्टेंट हार्डिएशन की वजह से होता है। गैस्ट्रोशाइसिस और ओम्फैलोसील का डिफरेंस कर लेते हैं। गैस्ट्रोशाइसिस के अंदर जो एब्डोमिनल कंटेंट होते हैं पेरिटोनियम से एमनियन से कवर नहीं होते, जबकि ओम्फैलोसील के अंदर क्या होती है? पेरिटोनियम से एमनियन से कवर होती है। और जो गैस्ट्रोशाइसिस है इसमें मजीद स्ट्रक्चरल या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी नहीं होती। ओम्फैलोसील के अंदर आपको स्ट्रक्चरल या क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी देखने को मिलता है, लाइक ट्राइसोमी 13, 18, बैक विथ वीडमैन सिंड्रोम। ये बैक विथ वीडमैन सिंड्रोम आपने RCC वाले चैप्टर में पढ़ना है। RCC नहीं बल्कि सॉरी विम्स ट्यूमर के अंदर पढ़ना है, जिसमें बैक विथ वीडमैन सिंड्रोम में क्या होता है? इसमें आपको विम्स ट्यूमर की आपको जीन म्यूटेशन आपको देखने को मिलती है। ओके, तो इसमें और आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें विम्स का ट्यूमर होगा, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसीमिया होता है, मस्कुलर हेमी हाइपोट्रॉफी होता है और यानोमेगाली होती है ड्यू टू म्यूटेशन इन WT2 जीन। ओके, बैकवेद हो गया। इसके अलावा कार्डिक, जेनिटो यूरिनरी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होते हैं। ओके, अब गैस्ट्रोशाइसिस क्यों होता है? अब गैस्ट्रोशाइसिस के अंदर जो एब्डोमिनल कंटेंट होते हैं वो फोल्ड से एक्सक्लूज कर जाते हैं। स्पेसिफिकली पोजीशन को रट्टा मार लेना है। अगर मिड लाइन हर्निएशन होती है एब्डोमिनल कंटेंट की, अम्बलाइकल कॉर्ड में चले जाता है इंटेस्टाइन, तो उसको बोलते हैं ओम्फैलोसील। और अगर कंटेंट राइट ऑफ अम्बलाइकस से है, यानी अम्बलाइकस से सीधे हाथ पे पड़े हुए हैं, तो वो होगा गैस्ट्रोशाइसिस होगा। ओके, इसके बाद कॉन्जेनाइटल अम्बलाइकल हर्निया होता है। कॉन्जेनाइटल अम्बलाइकल हर्निया और ओम्फैलोसील को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? ओके, इसमें जो कंटेंट होते हैं ना ओम्फैलोसील के अंदर वो अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर घुसे हुए होते हैं ड्यू थ्रू द अम्बलाइकल रिंग। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अम्बलाइकल रिंग क्लोज नहीं हो पाएगी आफ्टर फिजियोलॉजिकल हर्निएशन ऑफ इंटेस्टाइन। ओके, यानी एक फिजियोलॉजिकल हर्निएशन हो गई है
और इसके बाद रिंग क्लोज नहीं हुई, लेकिन अगर लैटरल फोल्ड फ्यूज नहीं कर पाए जिसकी वजह से आपको हर्निएशन देखने को मिल रही है तो उसको बोलते हैं फैलोसील। लेकिन अगर रिंग क्लोज नहीं हो पाई उसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल अम्बिलिकल हर्निया। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कैसे रिवाइज करने के लिए कि तो 6th वीक में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल मिड गट की हर्निएशन होती है थ्रू द अम्बिलिकल रिंग। फोर गट इसोफेगस से लेकर अपर डूडिनम, मिड गट लोअर डूडिनम से प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, हाइंड गट 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन से लेकर एनल कैनाल अबव द पेक्टिनियट लाइन, ये आपको देखने को मिलता है। इसके बाद चलते हैं ट्रैकोइसोफेगल फिस्टुला। ट्रैकोइसोफेगल फिस्टुला ओके इसकी एसोसिएशन होती है वेक्ट्रल एसोसिएशन के अंदर, इसके अलावा कुछ और एसोसिएशन भी होती है, इसको छोड़ देते हैं। इसमें क्या होगा, ट्रैकोइसोफेगल अनॉमलीज पड़ते हैं। अब मोस्ट कॉमन क्या होता है, इसोफेजियल एट्रेजिया होता है ओके, यानी प्रोक्सिमल जो इसोफेगस होता है उसका एट्रेजिया होता है, जो डिस्टल वाला इसोफेगस होता है वो फिस्टुला बना लेगा जिसको बोलते हैं डिस्टल ट्रैकोइसोफेगल फिस्टुला। अब इसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, बच्चों में क्या होगा, पॉलीहाइड्रोमनियास होगा क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो नहीं कर पाता ओके। इसके अलावा जो बच्चा होगा न्यूनेट होगा वो चौक कर जाएगा, क्यों, क्योंकि जो कंटेंट होते हैं वो सारे के सारे आपके फिस्टुला बना हुआ है ओके। चौकिंग एस्पायरेशन आपको देखने को मिल सकती होती है कि कंटेंट उसमें चले गया, ट्रैके में चले गया। और इसके अलावा ट्रैकोइसोफेगल फिस्टुला की वजह से जो एयर होती है स्टोमक में चली जाएगी, जिसके लिए चेस्ट एक्सरे करवाते होते हैं। साइनोसिस होगा, साइनोसिस क्यों होगा, रिफ्लक्स रिलेटेड एस्पायरेशन के जो स्टोमक एसिड है वो चला गया डिस्टल इसोफेगस से ट्रैकिया के अंदर, जिसकी वजह से लैरिंजोस्पाज्म देखने को मिलेगा। लैरिंजोस्पाज्म की वजह से साइनोसिस भी आपको देखने को मिलता होता है। और जो क्लिनिकल टेस्ट होता है, क्लिनिकल टेस्ट में क्या होता है, अगर आप एनजी ट्यूब पास करें स्टोमक के अंदर, अगर नहीं जाती होती तो ये आप क्लिनिकली आप इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। और जो एच टाइप होती है ये आ जाएगी इसकी, ये वाली आई थिंक ये एच टाइप है ओके। इसके अंदर ये एच को रिजेंबल कर रहा होता है ओके। अब ये वाहिद है इसोफेजियल एट्रेजिया ओके, जिसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, गैसलेस एब्डोमेन देखने को मिलेगा ओके, गैसलेस एब्डोमेन ओके। प्योर इसोफेजियल एट्रेजिया अगर हो तो आपको गैसलेस एब्डोमेन मिलेगा ओके, ठीक हो गया। और आपने रट्टा मार लेना है कि जो जीआईटी के अंदर दो सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम। अच्छा, डाउन सिंड्रोम की वजह से दो डिजीज़ होते हैं मेनली जो एसोसिएटेड है, एक डोडिनल एट्रेजिया और दूसरा हर्शस्प्रंग डिजीज़। जबकि ट्राइसोमी 13 और 18 इनकी वजह से ओम्फैलोसील आपको देखने को मिलता होता है ओके। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसोफेजियल एट्रेजिया होगा विदा ओके। इनिशियल टेस्ट क्या होगा, फेलियर टू पास एनजी ट्यूब है। इसके बाद हम चलते हैं इंटेस्टिनल एट्रेजिया के अंदर ओके, या डूडिनल एट्रेजिया के अंदर। डूडिनल एट्रेजिया के अंदर डबल बबल साइन आता है। जोजिनल आइलियल एट्रेजिया में एप्पल पील अपीयरेंस आती है ओके, ठीक हो गया। तो जिस तरह पीओडी ऑरेंज अपीयरेंस आपको इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कार्सिनोमा में देखने को मिलती होती है। तो अब इसमें क्या होगा, इंटेस्टिनल एट्रेजिया में क्या होगा, इंटेस्टिनल एट्रेजिया के अंदर आपको वॉमिटिंग कैसे देखने को मिलती है, बिल्लस वॉमिटिंग होती है। बिल्लस वॉमिटिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे बाइल मिक्स होगा, ग्रीनिश वॉमिटिंग होती है। डैट मीन के जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो डिस्टल पड़ी हुई है ओके, टू द ओपनिंग ऑफ बाइल डक्ट होता है। और आपको डूडिनल एट्रेजिया में डबल बबल साइन है। डबल बबल साइन का क्या मतलब होता है, डबल बबल साइन का मतलब है कि डायलेटेड स्टोमक होगा, प्रॉक्सिमल डूडिनम होगा, और ये डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। डाउन सिंड्रोम के साथ आपका हर्शस्प्रंग डिजीज़ भी आ जाता होता है, जिसकी वजह से मैं आपको बता दिया है ओके। इसमें क्या होगा, इसमें भी पॉलीहाइड्रोमियास होगा, इसमें भी पॉलीहाइड्रोमियास होगा। इसमें डबल बबल साइन है, उसमें नॉन बिलस वॉमिटिंग है, इसमें बिलस वॉमिटिंग आपको देखने को मिलती है। इसके बाद जूजिनल आइलियल एट्रेजिया, इसमें क्या होता है, इसमें जो मिजेंट्रिक वेसल्स है, खासतौर पर जो आपकी सुपीरियर मिजेंट्रिक वेसल है उसकी आपको क्या देखने को मिलती है, डिसरप्शन देखने को मिलती है ओके, ठीक हो गया। अब इस डिसरप्शन ओके, तो अब वो फेलियर टू रिकैनालाइज था, ये मिजेंट्रिक वेसल की डिसरप्शन है। अब मिजेंट्रिक वेसल सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी है ओके, अब ये हो गई है तो इसकी वजह से क्या होगा, स्कीमिक नेक्रोसिस हो जाएगी किसकी, फीटल इंटेस्टाइन की ओके। और वो सेगमेंट जहाँ पर नेक्रोसिस हुई है, इन्फेक्शन हुआ है, तो वो सेगमेंट रिजॉल्व कर जाएगा और वो एट्रेजिया होगा। एट्रेजिया का मतलब होता है ल्यूमिन 100% ओब्लिटरेटेड है। अब बोवल डिसकंटिन्यूस हो जाएगी या स्पाइरल कन्फिगरेशन भी ले सकती होती है। स्पाइरल कन्फिगरेशन को क्या बोलते हैं, तो डबल बबल साइन है, इसको बोलते हैं एप्पल पील साइन बोलते हैं। एक्सरे में आपको डायलेटेड लूप्स मिलेगी स्मॉल बोवल की, और एयर फ्लूइड लेवल भी आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, इसका एक ट्राई होता था हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का। अडल्ट के अंदर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन करवा देता है, मेनली वही क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस की वजह से, एच पाइलोरी की वजह से होता है। इसमें प्रोजेक्टाइल नॉन बिलस वॉमिटिंग होती है, विजिबल पेरिस्टाल्सिस होता है, ओलिव लाइक मैस होता है एब्डोमेन के अंदर। ट्रीटमेंट पाइलोरोमायोटोमी होती है। इसमें हाइपोक्लिमिक हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी होती है। तो जो मोस्ट कॉमन काज ऑफ गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन है इन्फेंट, अडल्ट में इसको गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन ही कहते हैं। पाल्पेबल ओलिव लाइक मैस होगा एपीगैस्ट्रिक रीजन में, विजिबल पेरिस्टाल्सिस होगी,
ओके। नॉन बिलस प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग आपको देखने को मिलती है, और ये खास तौर पर एक एंटीबायोटिक की वजह से होता है जिसका नाम है मैक्रोलाइट्स। ओके, मैक्रोलाइट्स को रट्टा मार लेना। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हाइपोक्लिमिक हाइपोक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, सारा का सारा एसिड निकल गया और साथ HCl भी निकल गया, क्लोराइड भी निकल गया, और साथ क्या होगा, पोटेशियम का लेवल आपको कम देखने को मिलेगा, या तो अनाइन गैप को मेंटेन करने के लिए, या फिर आपका क्या हो जाएगा, एल्किलोसिस की वजह से हाइपोक्लीमिया होता है। ओके, वॉल्यूम कंट्रैक्शन होती है। अल्ट्रासाउंड में क्या होगा, अल्ट्रासाउंड में आपको थिक एंड लेंथन पाइलोरस देखने को मिलेगा, और ट्रीटमेंट क्या है, पाइलोरोमायोटॉमी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज है पेनक्रियाज और स्प्लीन की एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड, और उनके डिजीज़ भी पढ़ लेंगे। जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज मेनली निकलता है फोरगेट से, और फोरगेट इसोफेगस से लेकर अपर डुओडेनम के अंदर जाता होता है। अब यहाँ पे दो बर्ड्स पढ़ने हैं, वेंट्रल पेनक्रियाटिक बर्ड और डॉर्सल पेनक्रियाटिक बर्ड। जो वेंट्रल पेनक्रियाटिक बर्ड होता है वो अनकिनेट प्रोसेस और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट बनाता है। ओके, अनकिनेट प्रोसेस जो हेड लाइक होता है, ओके, और मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, जबकि डॉर्सल वाला पीछे वाला वो मेजर पार्ट्स बनाएगा। हेड तो हो गया, बॉडी, टेल, इस्थीमस है, और इसके अलावा एसेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट होगा। और कहते हैं कि वेंट्रल और डॉर्सल दोनों मिलके ना पेनक्रियाटिक हेड को कंट्रीब्यूट करते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसकी कुछ पैथोलॉजी है। पहला है एनुलर पेनक्रियास। ओके, एनुलर पेनक्रियास क्या होता है, एनुलर रिंग शेप को बोलते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो ये वेंट्रल पेनक्रियाटिक डक्ट है, डॉर्सल पेनक्रियाटिक बर्ड है। तो अगर ये क्या होता है कि वैसे जो रोटेशन होती है वेंट्रल पेनक्रियाटिक बर्ड की, लेकिन अगर रोटेशन ख़राब हो, ओके, दोनों फ्यूज़ ना कर पाए, एबनॉर्मल रोटेशन हो, जिसकी वजह से ये सेकंड पार्ट और डुओडेनम को क्लोज कर ले, ओके, तो रिंग बन जाता है पेनक्रियास का। यानी रोटेशन ही हुई वेंट्रल पेनक्रियाटिक बर्ड की, जिसकी वजह से एक रिंग शेप बन जाएगा, जो कि पेनक्रियास को स्पेसिफिकली सेकंड पार्ट ऑफ डुओडेनम को कवर कर लेगा, इनसर्कल करेगा, जिसकी वजह से डुओडेनम की नैरोइंग आपको देखने को मिल सकती है, डुओडेनल स्टेनोसिस देखने को मिल सकती है, और वॉमिटिंग भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद पेनक्रियास डिवीज़म है। अब पेनक्रियास डिवीज़म के अंदर क्या होता है, वेंट्रल और जो डॉर्सल पार्ट होते हैं फील टू फ्यूज़, नॉर्मली 8वें हफ्ते पे फ्यूज़ होती है, लेकिन फ्यूज़ नहीं हो पाए, जिसकी वजह से पेनक्रियास डिवीज़म है। मतलब वेंट्रल वाली के स्ट्रक्चर पीछे पड़े होंगे, सॉरी वेंट्रल के आगे पड़े होंगे, डॉर्सल वाले के पीछे पड़े होंगे स्ट्रक्चर्स। तो इसमें क्या होगा, इसमें पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है या क्रॉनिक एब्डोमिनल पेन हो सकता है। स्प्लीन स्टोमक की मेजेंट्री से निकलती है, और मेजेंट्री मेसोडर्म से निकलती होती है। अब चूंकि ये स्टोमक वाला है तो इसकी सप्लाई फोरगेट वाली होगी, सिलिक ट्रंक से आती है, स्प्लेनिक आर्टरी से आती है। अब हम एनाटमी के अंदर आ जाते हैं। अब रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर और दो स्ट्रक्चर जो कि पेरिटोनियल कैविटी से पीछे पड़े होते हैं और पेरिटोनियल कैविटी का पार्ट नहीं होती, पेरिटोनियम से पीछे पड़े होती है। और जब भी रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर को डैमेज होता है तो रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस या पेरिटोनियम से पीछे वाली जो स्पेस होती है ये पूरी पेरिटोनियम है। ओके, तो पेरिटोनियम वाली ये पूरी रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस है। इसमें क्या जमा हो जाएगा, ब्लड या गैस जमा हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा विसरा डैमेज हुआ है। अब कौन कौन से कंटेंट होते हैं, इसका निमोनिक होता है सैट पक्कर। एस से क्या होगा, सुपररीनल ग्लैंड होगा। एस से क्या होगा, सुपरारीनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर पड़े होते हैं। ए से क्या होगा, अयोटा एंड ग्रेट वेसल्स आप देखिए, इंफीरियर वेना केवा। नेक्स्ट है डुओडेनम। डुओडेनम का कौन सा पार्ट होगा, फर्स्ट वाला पार्ट इंट्रापेरिटोनियल होता है, सेकंड टू द थर्ड फोर्थ पार्ट होती है। पेनक्रियास की जो टेल होती है वो पेरिटोनियम के अंदर होती है, बाकी सारा पार्ट किसके अंदर आता है, रेट्रोपेरिटोनियम के अंदर आता है। पेनक्रियास आपका लेफ्ट साइड पे होता है। ओके, डुओडेनम आ गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, और क्या होगा, सैट पक्कर। पी से पेनक्रियास आ गया, यू से यूरेटर है, सी से कोलोन आपको देखने को मिलेगा, डिसेंडिंग और असेंडिंग कोलोन। किडनी, इसोफेगस, स्पेसिफिकली थोरैसिक पोर्शन, एब्डोमिनल वाला मेजेंटर में आता है, और रेक्टम वाला। ओके, अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट जीआईटी लिगामेंट्स के अंदर। तो ये इस डायग्राम को आपने रट्टा मार लेना है। अब सबसे पहला लिगामेंट है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये लीवर है और एंटीरियर एब्डोमिनल वाल है, इनको जोड़ने वाला क्या होगा, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट होगा। और ये जो होता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है, ये कहाँ से निकलता है, ये वेंट्रल मेजेंट्री से निकलता है, स्टोमक की मेजेंट्री से स्प्लीन निकलती है। जो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट होता है, ओके, तो कौन सा स्ट्रक्चर कंटेन करेगा, इसमें क्या होता है, इसमें लिगामेंटम टेरीज हिपैटिस होता है। ओके, क्या कौन सा स्ट्रक्चर कंटेन करेगा, लिगामेंटम टेरीज हिपैटिस, और लिगामेंटम टेरीज हिपैटिस अम्बलाइकल वेन से निकलता होता है। ओके, ठीक हो गया। तो पहला स्ट्रक्चर लिगामेंटम टेरीज हिपैटिस, और दूसरा पेटेंट पैराम्बलाइकल वेन। ये वही वेन है जो कि इन्गॉल्ज हो जाएगी पोर्टल हाइपरटेंशन में। इसके बाद है हिपैटोडुओडेनल लिगामेंट। ये लीवर है, ओके, स्टोमक है, और तो हिपैटोडुओडेनल लिगामेंट आपको कहाँ मिलेगा, ओके, स्टोमक को और लीवर को जोड़ने वाला गैस्ट्रोहिपैटिक लिगामेंट आ जाएगा। हिपैटोडुओडेनल ये लीवर को किससे जोड़ेगा, ये डुओडेनम से जाके जोड़ेगा। ओके, हिपैटोडुओडेनल लिगामेंट होता है। अब इसमें पोर्टल ट्राइड आएगा। पोर्टल ट्राइड में क्या होता है, हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर होता है, पोर्टल वेन होता है, और कॉमन बाइल डक्ट होता है। अब इसके डेरिवेटिव कह रहा हूँ, सॉरी, इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ लेते हैं। जो गैस्ट्रोडुओडेनल लिगामेंट होता है और गैस्ट्रोहिपैटिक लिगामेंट होता है, ये दोनों लेजर मोमेंटम बनाते हैं, जबकि गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट ये ग्रेटर मोमेंटम बनाता है। लेजर
लेजर मेंटम में गैस्ट्रो हिपैटिक और गैस्ट्रो डूडिनल लिगामेंट आते हैं। यहाँ पे एक मनूवर परफॉर्म कराते हैं जिसको बोलते हैं प्रिंगल मनूवर। अब होता ये कि एक फोरामिन होता है कि जो लेजर मेंटम और ग्रेटर मेंटम कम्युनिकेट करते हैं, जिसका नाम है ओमेंटल फोरामिन है। ये ओमेंटल फोरामिन आपको मिल जाएगा, ओमेंटल फोरामिन या एपिप्लॉइड फोरामिन है। ओके, ये वाला फोरामिन है। तो यहाँ से ना ये लेज़र सैक हो गया आपका, लेज़र सैक हो गया, ये लेज़र सैक हो गया। तो यह लेज़र सैक ग्रेटर सैक कम्युनिकेट करते होते हैं और मेंटम कवरिंग होती है। तो यहाँ पे अगर उसको कंप्रेस करते हैं तो इसको बोलते हैं प्रिंगल मैनूवर। तो जो प्रिंगल मैनूवर होता है, गैस हिपैटोडुडिनल लिगामेंट को कंप्रेस करते हैं कि इसमें पोर्टल ट्रायड पड़ा होता है। ओके, ठीक हो गया। तो ये है, जबकि ये जो हिपैटोडुडिनल लिगामेंट होता है मेंटल फोरामेन की बाउंड्री भी बनाता है जो कि ग्रेटर लेजर सैक को कनेक्ट करता है। गैस्ट्रोहिपैटिक लिगामेंट क्या होता है, लीवर को लेजर कर्वेचर और स्टोमक से जोड़ता होता है। इसमें क्या होती है, गैस्ट्रिक वेसल आपको देखने को मिलती है। और गैस्ट्रोहिपैटिक लिगामेंट की क्या सिग्निफिकेंस होती है, अगर हमने लेजर सैक में ओपन होना हो, ओके, तो इसी को कट किया जाता होता है। ओके, ये आपका गैस्ट्रोहिपैटिक लिगामेंट है, ये आपका गैस्ट्रोहिपैटिक लिगामेंट है। ओके, और इससे पीछे वाला लेजर सैक, इससे आगे वाला मेनली हम क्या कहते हैं, ग्रेटर सैक है। और इनके दरमियान ओपनिंग है जिसको क्या बोलते हैं हम, जिसको बोलते हैं एपिप्लॉइड फोरामिन, जो कि हमने गैस्ट्रोडुडिनल लिगामेंट पढ़ लिया। गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट ग्रेटर कर्वेचर और ट्रांसवर्स कोलोन को जोड़ता है। गैस्ट्रोकोलिक ग्रेटर कर्वेचर कोलोन ट्रांसवर्स कोलोन को, इसमें गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी होती है, ग्रेटर मोमेंटम का पार्ट होता है। गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट होता है, ये बात रट्टा मार लेना कि गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट ये वो लिगामेंट होता है जो कि लेफ्ट साइड के ऊपर सेपरेट करता है ग्रेटर लेजर सैक को, लेकिन राइट साइड पर जो होता है ना मेन, वो आपका जो सेपरेट करने वाला स्ट्रक्चर है वो गैस्ट्रोहिपैटिक लिगामेंट होता है। ओके, इसके बाद आ जाती है सप्लीनोरीनल यानी सप्लीन को पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल से जोड़ेगा। इसमें सप्लीनिक वेसल्स होती है और टीलो पेनक्रियास होती है, इसी लिगामेंट के अंदर पड़ी भी होती है। ओके, इसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक एनाटमी आ जाते हैं। सबसे पहले जो लेयर होती है म्यूकोजा होती है, फिर सब म्यूकोजा, फिर मस्कुलरिस प्रोप्रिया या मस्कुलरिस एक्सटर्ना और लास्ट में सिरोजा आ जाएगा। म्यूकोजा के अंदर क्या होता है, म्यूकोजा में एपिथेलियम लैमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोजी। सब म्यूकोजा में सब म्यूकोजल नर्व प्लेक्सस होता है जिसको मीजनर प्लेक्सस कहते हैं, या फिर इसको हम वैसे सब म्यूकोजल भी कहते हैं। और ये फ्लूइड को सिक्रिएट करता है। मस्कुलरिस एक्सटर्ना या मस्कुलरिस प्रोप्रिया, इसमें माइलेंटेरिक नर्व प्लेक्सस होता है जिसको और बैक प्लेक्सस कहते हैं, मोटिलिटी को कंट्रोल करता है। और इसके बाद जो चौथी लेयर है, चौथी लेयर अगर आपका ऑर्गन इंट्रापेरिटोनियल है तो उसके लिए सिरोजा, और रेट्रोपेरिटोनियल जिसमें मिमोनिका सैड पक्कर, तो उसके लिए रेट्रोपेरिटोनियल के लिए एडवेंटेशिया वाला वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब एक बात रट्टा मार लेना कि जो अल्सर्स होते हैं, अल्सर्स म्यूकोजल लेयर का लॉस होते हैं, लेकिन अल्सर्स सब म्यूकोजा के अंदर मस्कुलरिस लेयर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जो इरोजन होती है वो सिर्फ म्यूकोजा के अंदर होती है, यानी अल्सर यहाँ नीचे तक जा सकते होते हैं। इरोजन सिर्फ सुपरफिशियल एपिथेलियम की होती है। जिसके बाद एक बेजल इलेक्ट्रिकल रिदम होता है, यहाँ पे पेस मेकर होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोमक में 3 वेव्स होती है, ड्यूडिनम में 12 वेव्स की होती है, और आइलियम में 9 वेव्स की होती है। ओके, तो वैसे आप ऐसे भी रट्टा मार सकते हो, सीड से रट्टा मार सकते हो, सीड 3 9 12। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए, इसको छोड़ देते हैं। ओके, मस्कुलरिस, आपको पता ना कि मस्कुलरिस एक्सटर्ना, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इन दोनों के दरमियान में पड़ा हुआ होता है। इसके बाद डाइजेस्टिव ट्रैक की हिस्टोलॉजी है। डाइजेस्टिव ट्रैक की हिस्टोलॉजी के अंदर आपने इसोफेगस के अंदर एपिथेलियम होती है, नॉन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। स्टोमक में कौन सी होती है, सिंपल कलमनर होती है। डुओडेनम में कौन सी होती है, सिंपल कलमनर होती है। जुजिनम आलिया में भी होती है, बाकी सब में भी ऐसे देखने को मिलती है। इसोफेगस में नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। और इसोफेगस के अंदर अपर 1/3 के अंदर क्या होते हैं, स्केलेटल मसल या स्ट्राइएटेड मसल है। मिडल 1/3 के अंदर दोनों होते हैं, और लोअर 1/3 में सिर्फ स्मूथ मसल होते हैं। ओके, ठीक हो गया। दैट इज़ वाई एक्लेजिया कार्डिया आपके लोअर 1/3 को इन्वॉल्व करेगा मेन, क्योंकि वो स्मूथ मसल का डिजीज़ होता है, डिसमोटिलिटी होती है। स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। डुओडेनम में क्या होगा, डुओडेनम में विलाई होगी और माइक्रोविलाई होगी। माइक्रोविलाई क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन की सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, क्योंकि डुओडेनम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होनी है। इसके अलावा ब्रूनर्स ग्लैंड भी होते हैं। क्यों, क्योंकि जो स्टोमक का एसिड डुओडेनम में आना है, तो डुओडेनम ने भी कुछ बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करने हैं जो कि ब्रूनर ग्लैंड से आते हैं। ब्रूनर ग्लैंड की लोकेशन रट्टा मार लेना, इस सब म्यूकोजल ग्लैंड्स होती हैं। ओके, और ये क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकेंस के अंदर भी होती है। क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकेंस और क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया आपको सिलिक डिजीज में देखने को मिलता है। और क्रिप्ट्स में स्टेम सेल्स होती है जो कि विलाई के जो सेल्स होते हैं, एंटीरोसाइट्स, उनको रिप्लेस करते हैं, गोबलेट सेल को रिप्लेस करते हैं। इसके अलावा कुछ पैनेथ सेल्स भी होते हैं, पैनेथ सेल भी क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकेंस में होते हैं, जो कि डिफेंसिन, लाइसोजाइम और TNF वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, यानी इम्यूनिटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। जुजिनम में भी क्या होते हैं, विलाई होती है, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकेन है। इसके अलावा प्लैकिया सर्कुलरिस है। प्लैकिया सर्कुलरिस प्रोक्सिमल डुओडेनम में नहीं होते, डिस्टल डुओडेनम में होते हैं। इसके बाद आइलिया में जो स्पेसिफिक चीज़ है वो पियर्स पैचेज है, यानी इसकी स्पेसिफिक ये है प्लैकिया सर्कुलरिस, इसकी स्पेसिफिक है, डुओडेनम में ब्रूनर ग्लैंड है। ओके, वैसे प्लैकिया सर्कुलरिस इसमें भी होते हैं प्रोक्सिमल आइलिया में, यानी जो जुजिनम
डिस्टल डूडिनम और प्रोक्सिमल आइलियम, इसमें प्लाकिया सर्कुलरिस होते हैं, और पेयर्स पैचेस लैमिना प्रोप्रिया में होता है और सम्बिकुजा में होता है, क्योंकि वहीं पर लिम्फाइड टिश्यू आपको देखने को मिलता है। इसमें भी क्रिप्स ऑफ फाइबर कहना है, और सबसे ज़्यादा गॉबलेट सेल इसी पार्ट में होते हैं, आइलियम में होते हैं। ओके, और आइलियम से भी ज़्यादा गॉबलेट सेल कोलोन में होते हैं, लेकिन कोलोन में विलाई माइक्रो विलाई नहीं होते। इसके बाद हम अयोर्टा के अंदर आ जाते हैं। अब अयोर्टा और इन्फीरियर वेना कैवा की कुछ ब्रांचेस और कुछ इनके सिंड्रोम वगैरह पढ़ लेते हैं। ओके, तो अयोर्टा है, अयोर्टा, अच्छा, तो और इनसे रिलेटेड ब्लड सप्लाई। ओके, अब ये बात रट्टा मार लेना, जो जीआई स्ट्रक्चर को, जीआईटी के स्ट्रक्चर को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती है वो सिंगल होती है और एंटीरियरली जाके ब्रांच करती होती है, जबकि नॉन जीआई स्ट्रक्चर को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज होती है पेयर्ड होती है, और इनकी जो ब्रांचेस होती है वो लैटरली या पोस्टीरियरली होती है, यानी पोस्टर और लैटरल आपको देखने को मिलती होती है। पेयर्ड स्ट्रक्चर में आपका सुप्रा रीनल ग्लैंड आ जाता है, रीनल ग्लैंड आ जाता है। अब मैं इसका आपको दिखाता हूँ। जीआईटी को सप्लाई करने वाली सिलिक आ जाएगा सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, जो कि आगे जाके ब्रांच करती है, जबकि ये वाली पीछे जाके पोस्टो लैटरली लाइक फ्रेनिक आर्टरी हो गया। ओके, तो अब हम आ जाते हैं कुछ सिंड्रोम में आ जाते हैं। पहले ब्लड सप्लाई पढ़ लेते हैं। जो फोरगेट की आर्टरी या सिलिक डिजीज़ है, ओके, मिड गट की जो आर्टरी है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी हाइंड गट के लिए होती है। जो वेगस नर्व है फोर गट को, मिड गट को सप्लाई करती है, लेकिन पेल्विक जो नर्व्स होती है वो हाइंड गट को सप्लाई करती है। ओके, और वर्टिब्रल लेवल यानी सिंपैथेटिक से रिलेटेड तो कुछ नहीं है। वर्टिब्रल लेवल जो फोर गट की जो आर्टरीज होती है, ओके, फोर गट आ रहा, इसका वर्टिब्रल लेवल क्या होता है, T12 और L1, यानी यहाँ से जो आर्टरीज आती है ना वो T12 से L1 इनके दरमियान से निकलती है, लाइक सिलिक ट्रंक है। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी L1 के लेवल पे डायग्राम में देख सकते हो, और इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी L3 के लेवल पे होती है। ओके, यानी T12 L1 L3 से रट्टा मार सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिक बात क्या है। ओके, अब स्ट्रक्चर सप्लाइड है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं जो फोर गट है वो फेरिंग्स को सप्लाई करते हैं, लेकिन फेरिंग्स की तो वेगस नर्व, लेकिन फेरिंग्स की जो इनर्वेशन है वो वेगस नर्व से आती है। इसके अलावा ये लोअर इसोफेगस को भी सप्लाई करती है, और वहाँ पे सिलिक आर्टरी ओनली, यानी यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन बता रहे हैं। फेरिंग्स में वेगस नर्व है, लोअर इसोफेगस में सिलिक आर्टरी सिर्फ करती होती है। ओके, यानी लोअर इसोफेगस से लेकर प्रॉक्सिमल डूडिनम इन सबको सप्लाई करने वाली, जबकि डिस्टल डूडिनम से लेकर इतना तक और हाइंड गट तक इतना आ जाएगा। ओके, अब हम कुछ सिंड्रोम के अंदर आ जाते हैं। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम है। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम में क्या होता है, जब सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और अयोर्टा, और सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और अयोर्टा इन दोनों के दरमियान में थर्ड पार्ट ऑफ डूडिनम आ रहा होता है। ओके, अब होता ये है कि क्या होगा कि जब ये जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी अयोर्टा कंप्रेस करेगा थर्ड पार्ट ऑफ डूडिनम में, तो पोस्ट पेरेंडियल पेन होगा, क्योंकि इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, खाना खाने के बाद होगा, क्योंकि मोटिलिटी वैसे बढ़ जाती होती है। ओके, अब ये खासतौर पर लो बॉडी वेट वाले में, मैल न्यूट्रिशन वाले में आपको देखने को मिलता है। नट क्रैकर सिंड्रोम में क्या होगा, यहाँ पे कंप्रेशन होती है। वंस अगेन यहाँ पर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और अयोर्टा, यानी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और अयोर्टा इन दोनों के दरमियान से दो चीज़ें जा रही होती है, पास कर रही होती है। ओके, एक तो स्ट्रक्चर आपका थर्ड पार्ट ऑफ डूडिनम है, दूसरा आपका आ जाएगा लेफ्ट रीनल वेन है। अगर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी अगर थर्ड पार्ट ऑफ डूडिनम कंप्रेस होता है तो उसको बोलते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी सिंड्रोम, क्योंकि इसी को सप्लाई करने वाली है। नट क्रैकर के अंदर क्या होता है, लेफ्ट रीनल वेन कंप्रेस हो जाती है, राइट रीनल वेन तो सीधा इन्फीरियर वेना कैवा में चली जाती होती है। लेफ्ट रीनल वेन रट्टा मार लेना, यही पेनिफॉर्म प्लेक्सिस वेरिकोसील में आपको इन्वॉल्व देखने को मिलती है, और वेरिकोसील वाला आपको लेफ्ट साइडेड RCC में देखने को मिल सकता होता है। ओके, नट क्रैकर सिंड्रोम में एब्डोमिनल पेन होगा, फ्लैंक पेन होगा, जबकि यहाँ पर क्या होता है, पोस्ट पेरेंडियल पेन आपको देखने को मिलता है, और ग्रोस हीमाचूरिया होगा। ग्रोस हीमाचूरिया क्यों होगा, बिकॉज थिन वाल्ट रीनल वेरिकोसिटी और रप्चर हो जाती है। ओके, अब कोलोन के दो एरियाज है जहाँ पे डुअल ब्लड सप्लाई होती है। ओके, फ्रॉम द डिस्टल आर्टरीज। अब ऐसे एरियाज जिनकी डुअल ब्लड सप्लाई है लेकिन डिफरेंट आर्टरीज से, तो उनको वाटर शेड एरियाज होते हैं, और ये वाटर शेड एरियाज चूँकि डिस्टल ब्रांचेस सप्लाई होती है तो इनके स्कीमिया होने का चांसेस ज़्यादा होता है। एक स्प्लेनिक फ्रैक्चर होता है, लेफ्ट स्प्लेनिक फ्रैक्चर, जहाँ पे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का जंक्शन होता है, और दूसरा रेक्टोसिग्मॉइड जंक्शन है। ओके, जहाँ पे इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी और सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, यानी अबव द पेक्टिनेट लाइन इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, बिलो द पेक्टिनेट लाइन आ जाएगा सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ओके, तो आगे आ जाते हैं सिलिक ट्रंक के अंदर आ जाते हैं, और फिर हमने कुछ वो पढ़ना है। ओके, तो सिलिक ट्रंक स्टार्ट करते हैं। सिलिक ट्रंक की जो ब्रांचेस होती है, क्या कौन सी ब्रांचेस होती है सिलिक ट्रंक की,
तो एक तो कॉमन हिपैटिक 3 मेन ब्रांचेस पढ़नी है, कॉमन हिपैटिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, यही फोरगेट को सप्लाई करती होती है। अब अनास्टोमोसिस मेन जो होता है ना वो लेफ्ट और राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक और राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के दरमियान अनास्टोमोसिस आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आप ये डायग्राम रट्टा मार सकते हो कौन सा पार्ट किसको यानी स्प्लीन को सप्लाई करने वाली स्प्लीनिक आर्टरी आपको देखने को मिलेगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के एरिया को सप्लाई कर रही है, ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई कर रही है, जबकि लेजर कर्वेचर को सप्लाई करने वाली आर्टरीज और होती है। ओके, वो कौन सी होती है वो आपको देखने को मिलती है। वैसे यहाँ पर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी सप्लाई कर रही है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी में ख्याल से लेजर कर्वेचर को सप्लाई करती है राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जबकि यहाँ पर कौन सी आर्टरीज होती है गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी होती है। इसके बाद हम पोर्टोसिस्टेमिक शंट के अंदर आ जाते हैं। पोर्टोसिस्टेमिक शंट्स के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारा पोर्टल वेन जो पोर्टल वेन होती है